हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुरजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ वोल्टेज वगैरह की वैल्यू निकाली थी। तो देखिए, आज वहां से हम अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज या ईएमएफ, आप तीनों के फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि जो एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या होती है? जीरो, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव से नेगेटिव साइकिल में यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक में चेंज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एवरेज निकलता है वो क्या निकलता है? जीरो निकलता है। ठीक है, तो आज हम इसका जो है कि डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके से जो डायरेक्शन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपका वोल्टेज और करंट या और ईएमएफ आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली आपका यहाँ पर ग्राफ शो कर रहा है और जो हॉरिजॉन्टल है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जीरो से स्टार्ट होगा आपका। इस तरीके से जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो साइकिल है वो चेंज होता है। तो जीरो, इसे हम पाई बाई टू या अभी टाइम के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो टी बाई टू आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आपका कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, इसको टी, यानी कि एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो ये आपका पीक नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो ये करंट का पीक वैल्यू जाएगा, यानी कि अगर ये ग्राफ आपका करंट का है तो जो ये पीक हो जाएगा ये करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और सेम ऐसे ही नीचे के लिए भी क्या हो जाएगा? आई नॉट। अगर वोल्टेज के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं ग्राफ का, तो जो पीक हो जाएगा ये वोल्टेज का हो जाएगा, इसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप इस ग्राफ का यूज ईएमएफ के लिए कर रहे हैं तो जो ये पीक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? ई नॉट। क्लियर? पीक इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग जो आपका ईएमएफ है। ठीक है, तो आज हम अल्टरनेटिंग जो करंट है उसका एवरेज वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू आप कह सकते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे पहले, जीरो से टी बाई टू। जो ये आपको हाफ साइकिल नजर आ रहा है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब आपको पता है जो पॉजिटिव साइकिल का मीन वैल्यू होगा वही किसका भी होगा? नेगेटिव साइकिल का भी होगा। बस फर्क क्या रहेगा? पॉजिटिव वाले का जो मीन वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव वाले का मीन वैल्यू आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर? तब जब हम उनका एवरेज निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो है कि मीन वैल्यू निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट से, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यस, किस तरीके से आपको ड्राइव करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव जो आपका हाफ साइकिल है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है ना, हिंदी में अगर आप कहें तो धनात्मक आधे चक्र के लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। तो देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अभी रूम से जो है कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेंटर से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो सेंटर का बोर्ड बड़ा है, तो इसलिए वहां पर चीजें साफ साफ नजर आती हैं। तो आई होप इस छोटे बोर्ड में भी आपको चीजें साफ साफ नजर आए। तो देखिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव साइकिल के लिए आप आई मीन निकालें, सबसे पहले आपको आई का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने परसों प्रूव किया था। ठीक है ना, ईएमएफ के लिए किया था, मैंने कहा था वही करंट की वैल्यू होती है और वही आपका वोल्टेज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आइए आई मीन निकालते हैं, यानी कि करंट का आपको मीन निकालना है। ठीक है ना, मीन का मतलब होता है माध्य, माध्य। ठीक है, तो आप आई मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बचपन से ही सीखा है, यानी कि 9 10 जब से आप मैथ्स के फील्ड में आए तब से आप एवरेज निकालना, मीन निकालना सीखना है। तो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स में हम उसको कहेंगे समेशन ऑफ आई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ डी टी, ये सिग्मा आई डी टी डिवाइड बाई सिग्मा डी टी। तो इस तरीके से आप मीन निकालेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए जो आपका समेशन है
जोड़ना जिसको हम कहते हैं, वो आपको पता है 11th 12th में आके इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो समेशन है यानी कि इसका मतलब हमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम इंटीग्रेट या इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वो अंडर द लिमिट होगा, कुछ सीमा के अंदर, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं जो आपका 0 से स्टार्ट है और यहाँ पर ये t/2 पर खत्म है, ये t/2। तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी t/2 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये समेशन का साइन हटेगा, यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो रहा है आपका अंडर द लिमिट 0 to t/2, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, 0 से t/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आधे साइकिल के लिए। यस, आई डी टी डिवाइड बाई सेम सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to t/2 और ये क्या आ जाएगा आपका डी टी। क्लियर? आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम आई का जो वैल्यू है, ठीक है। आई का वैल्यू मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा है यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको आप पुट करेंगे आई की जगह पर, तो ये जाएगा आपका आई की जगह पर आई नॉट, ठीक है ना। आप कैपिटल आई स्मॉल आई किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मेरी आदत यहाँ पर स्मॉल आई यूज करने की है तो मैं स्मॉल आई लूंगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका डी टी, यस, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to t/2 और ये dt है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको पता है dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। बस अभी मैं सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये टर्म्स यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो उन क्वांटिटीज का होता है, उन वैल्यूज का होता है जो क्या होता है, चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब जो चीज चेंज नहीं होगी तो वो कांस्टेंट हो गया। अब जैसे ये पीक वैल्यू आपको नजर आ रही है तो एक साइकिल के लिए जो पीक वैल्यू होगी वो एक ही तो होगी, जो शिखर मान होगा धारा का वो एक ही तो होगा। क्लियर? तो जो आई नॉट है वो कांस्टेंट है, वो आपका इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। ये तो आई नॉट को बाहर ले लेंगे हम, आई नॉट आ गया बाहर। इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to t/2 यह जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डी टी एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to t/2 dt। ये ठीक है ना। आई होप यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। अब देखिए, अब यहां से आगे क्या बात करेंगे हम, देखिए अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन भी करना है और dt का इंटीग्रेशन भी करना है। क्लियर? तो आपको पता है साइन ओमेगा टी से पहले ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा, जैसे डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा, लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है ओमेगा टी का वो क्या होता है, 1/ओमेगा। क्लियर? तो पहले ओमेगा टी का होगा, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका आई नॉट। अब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा आपका। क्लियर? पहले साइन ओमेगा टी से पहले ओमेगा टी का होगा, ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा, और अब करेंगे आप पूरे साइन ओमेगा टी का, ये पूरे साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये इंटीग्रेशन याद रखिएगा, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्लियर? तो अब ये इंटीग्रेशन आपने कर दिया, लिमिट्स आपको लगाए रखना है जब तक लिमिट का यूज नहीं किया, डिवाइड बाय। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है। क्लियर? तो ये t आ जाएगा आपका यहाँ पर और लिमिट्स आपकी चलती रहेंगी 0 to t/2। क्लियर? अब देखिए आई नॉट एज इट इज। क्लियर? ये ओमेगा को भी आप बाहर ले सकते हैं। क्लियर? तो ओमेगा आपने बाहर निकाल दिया, माइनस का साइन आप बाहर ले सकते हैं, माइनस का साइन आपने बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा आपका कॉस ओमेगा टी और लिमिट्स हैं 0 to t/2 एंड डिवाइड बाय। यहां पर भी आप देखिए अभी आप लोग को लिमिट्स अप्लाई नहीं करनी है, एक साथ करिएगा, तो t 0 to t/2 ये। क्लियर? सिंपल सा है, मैंने माइनस का साइन भी बाहर ले लिया, ओमेगा को भी बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए अब लिमिट अप्लाई करिए, तो आपको पता है लिमिट अप्लाई करने का कंसेप्ट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ठीक है। तो यानी कि इस t की जगह टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा है आपका इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो t है t की जगह पर एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आइए देखिए, माइनस आई नॉट ओमेगा एज इट इज। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, कॉस ओमेगा, t की जगह अपर लिमिट है आपका t/2 माइनस कॉस ओमेगा। यस, अब ये t की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी और लोअर लिमिट कौन है आपका 0। क्लियर? लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, डिवाइड बाई t। सेम इस जगह पर भी आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो अपर लिमिट है आप लोग का t/2 माइनस लोअर लिमिट है आपका 0, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिमिट अप्लाई करनी है।
अब देखिए यहां से आगे आपको क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा एक स्टेप और आगे। माइनस आई नॉट ओमेगा एज इट इज, कॉस ओमेगा टी बाई 2 एज इट इज, माइनस ओमेगा को 0 से इंटू करेंगे तो आप जानते हैं कॉस 0 हो जाएगा। इसको पूरा 0 कर दिया अगर आपने तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले ओमेगा का इंटू करना है 0 से, तो ओमेगा इंटू 0 कितना होगा 0, तो कॉस 0 पढ़ेंगे उसको एंड डिवाइड बाई टी बाई 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा आपका टी बाई 2। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप अभी बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। तो थोड़ा मुझे इसे बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो फिगर है आपका इसको यहाँ पर मैं वाइप कर देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहां से आगे की बात क्या होगी, यहां से आगे देखिए अब जो ये टी बाई 2 अपॉन में है, डेफिनेट सी बात है ये रेसिप्रोकल होकर के यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 किसके साथ आ जाएगा आई नॉट के साथ, तो 2 आई नॉट डिवाइड बाई टी किसके साथ जाएगा ओमेगा के साथ, तो ओमेगा टी, ठीक है ना। और उसके बाद ये इनटू आपका कॉस ओमेगा टी बाई 2 एंड माइनस कॉस 0, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको याद करना है पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला। पीरियोडिक टाइम यानी कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, तो आपको पता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, ये आप जानते हैं इसके बारे में, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये टाइम पीरियड का है साइकिल के लिए। तो ओमेगा का इंटू यहाँ टी से हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ओमेगा टी, और इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 पाई। क्लियर। तो जहां जहां पर ये ओमेगा टी का आपको टर्म दिख रहा है उस ओमेगा टी की जगह पर हम 2 पाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए यूज करेंगे, माइनस 2 आई नॉट इज डिवाइडेड बाई ओमेगा टी की जगह आ जाएगा आपका 2 पाई। सेम यहाँ पर भी कॉस ओमेगा टी की जगह आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 एंड माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। वैल्यूज आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो कॉस 180 डिग्री होता है इसका वैल्यू कितना होता है -1। तो ये वैल्यूज याद रखनी है आपको, ठीक है। ये वैल्यू अप्लाई होंगी यहाँ पर। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस आई नॉट बाई पाई, और यहाँ पर भी जो सॉल्व करके आपका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा कॉस पाई -1, ठीक है। तो देखिए माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई यानी कि 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, ये बचा -1, ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाई पाई -1 हो जाएगा आपका -2 का आप इससे इंटू करोगे माइनस माइनस का प्लस, तो जो आपका आई मीन निकल रहा है आई मीन, ठीक है ना, फॉर व्हाट साइकिल पॉजिटिव साइकिल, ठीक है ना। पहले जो धनात्मक चक्र के लिए अर्ध चक्र के लिए जो वैल्यू निकल रही है आई मीन की, तो आई मीन माध्य यानी कि, तो माइनस माइनस का प्लस, और आई नॉट के साथ 2 की इंटू हो जाएगी तो 2 आई नॉट बाई कितना हो जाएगा ये पाई। तो ये है आपका पॉजिटिव साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू, ठीक है ना। आपका आई मीन इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई, तो सिंपल सा था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकिल के लिए हो गया। तो इसी तरीके से आपका नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आई मीन होगा आपका वो कितना हो जाएगा माइनस में आएगा आंसर -2 आई नॉट बाई पाई। ये वही तो वैल्यू हो गया, जो पॉजिटिव का होगा वही तो नेगेटिव का भी होगा, बस फर्क काहे में रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव का नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, सेम वैल्यू आएगा। तो जब आपने हाफ साइकिल पॉजिटिव निकाल दिया नेगेटिव निकाल दिया, तो आइए कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना। फॉर कंप्लीट साइकिल यानी कि एक पूरे चक्र के लिए औसत मान एक पूरे चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हो जाएगा
वो किस तरीके से आप निकालेंगे, तो देखिए I इज इक्वल टू, अब आप पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो आई मीन या आई माध्य आप कह सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव साइकिल धनात्मक, धनात्मक प्लस ऋणात्मक, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव साइकिल प्लस नेगेटिव साइकिल दोनों को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तभी तो टोटल निकलेगा आपका। तो पॉजिटिव का वैल्यू कितना है आपका 2i0/पाई, प्लस नेगेटिव का कितना वैल्यू आया आपका -2i0/पाई, ऐड करिए इसको 2i0/पाई, प्लस माइनस का क्या होता है -2i0/पाई। तो देखिए 2i0/पाई प्लस में है और 2i0/पाई माइनस में है, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आया 0, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आई मीन होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। एक पूरे साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो कितनी होती है 0 होती है, याद रखिए। तो बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पूछा जाता है, ये तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे तो स्टार्ट से ही आपको एक नेगेटिव साइन का यहाँ पर यूज करना होगा, तो ये जो आंसर है आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। पूरा मेथड सेम वही है नेगेटिव निकालने के लिए भी, यही आपका आंसर आना है, बस फर्क क्या है कि नेगेटिव वाले के लिए आप नेगेटिव वाले साइन का क्या करोगे यहाँ पर यूज करोगे, और आपको फाइनली आंसर जो है नेगेटिव का ये मिल जाएगा -2i0/पाई। क्लियर। तो जब आप पॉजिटिव निकाल दो नेगेटिव निकाल दो तो उनका टोटल करेंगे, एवरेज निकालेंगे ना कंप्लीट साइकिल का, तो टोटल करना पड़ेगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता है, वो कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक मिलेगा आपको वो मिलेगा रूट मीन स्क्वायर, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो यही है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या पॉजिटिव के लिए आ सकता है नेगेटिव के लिए, और इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स या करंट, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो किस तरीके से आपको करना है याद रखिएगा, ठीक है। यस, तो अब हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए मैं करंट के लिए पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में अगर वोल्टेज के लिए या ईएमएफ के लिए आएगा तो आपको बस आई की जगह रिप्लेस कर देना है किसको, वी। अगर वोल्टेज के लिए आएगा तो प्रोसीजर सेम है, बस आई की जगह पर वी का यूज करेगा, और ईएमएफ के लिए पूछेगा तो आई की जगह पर आप ई का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रोसीजर सेम है सबका, ठीक है, वैल्यू सबकी सेम आएगी, बस आपको साइन उस तरीके का लेना। अगर करंट के लिए आएगा तो आई, वोल्टेज के लिए आएगा तो वी, और ईएमएफ के लिए आएगा तो ई का यूज करेगा, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, इट मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो जो करंट है उसके स्क्वायर का जो मीन निकलेगा उसका जो आप रूट करेंगे, स्क्वायर के मीन का रूट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल, ठीक है ना। तो पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन निकालना और फिर रूट निकालना है, तो वो हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट। क्लियर। तो देखिए जितने भी हमारे मीटर्स होते हैं वो सब रूट मीन स्क्वायर को ही फॉलो करता है, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का मूल मान, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये हम करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। तो अभी आपको ग्राफ बना के सिखाया था, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है इसी करंट का, ये 0, ये t/2, और ये क्या हो जाएगा आपका t। तो जो रूट मीन स्क्वायर निकलेगा वो कंप्लीट साइकिल के लिए निकलेगा, यानी कि लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट कितना हो जाएगा t। क्लियर। और इसको कहते हैं पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइकिल के लिए होता है। तो करंट के लिए कर रहे हैं तो I0, और वोल्टेज के लिए करेंगे तो V0। तो याद रखिएगा ये वाला जो ग्राफ है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वर्टिकल है ये आपका वोल्टेज या करंट या आपका ईएमएफ, ठीक है ना, इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो आइए, आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू, ठीक है ना, क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है आपका एसी करंट का वैल्यू, ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करिए, आप इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। उसके बाद उसका मीन निकालिए और तब उसके बाद उसका रूट निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो आप कहेंगे यस स्क्वायर बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बोथ साइड आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब आप स्क्वायर कर ले तो इसके बाद इनका मीन निकालना है, माध्य, ठीक है। तो स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं, इसका निकालेंगे अब हम मीन, मीन, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया मैंने कि अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो पहले करंट का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करने के बाद उसका निकालेंगे मीन। मीन का मतलब होता है माध्य, ठीक है। तो ये इसका आई मीन निकाल रहे हैं, तो ये मीन हो जाएगा इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपको पता है कि मीन निकाल रहे हैं तो दोनों साइड का मीन आएगा, यानी कि आई का मीन निकालना है, यानी कि इन वैल्यूज का मीन निकालना है, ठीक है। अब ये जो आई नॉट है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसका मीन तो आएगा नहीं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मीन आएगा यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, यानी कि सिर्फ इसका मीन आएगा। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई नॉट क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मीन आएगा नहीं, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज या मीन आपका निकलेगा वो निकलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो आइए इसी का मीन निकाल रहे हैं आप लोग। तो आइए देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो बस इसका मीन निकालना है, ठीक है। यानी कि इसका मीन निकाल दिया आपने, यानी कि आई का मीन निकाल दिया समझ लो, ठीक है। आई नॉट का नहीं निकालेंगे क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन निकालना है, तो वही प्रोसीजर लगाएंगे, सिग्मा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, dt के रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, सिग्मा dt, ये, ठीक है। जैसा अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज के लिए हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर करंट का मीन निकाल रहे थे उस टाइम, अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना। क्योंकि करंट का हमने स्क्वायर कर लिया, अब स्क्वायर करने के बाद दूसरा होता है आपका मीन निकालना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले स्क्वायर कर दिया, अब मीन निकालेंगे, फिर लास्ट में निकलेगा रूट। तो मीन निकाल रहे हैं, तो देखिए करंट का मीन निकालने का मतलब जो करंट की वैल्यू है उसका मीन निकालना, लेकिन करंट की वैल्यू में तो एक फैक्टर आई नॉट है, यानी कि पीक वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज निकलेगा नहीं, तो किसका निकलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आइए देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे, जो आपको पैटर्न बताया मैंने, ठीक है। तो सेम वही आपका सिग्मा हट जाएगा, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स जो है इस टाइम मैंने कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जीरो से कहां तक आपका टी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए तो आएगा रूट मीन स्क्वायर। तो जीरो से टी आपका लिमिट हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट जीरो टू टी डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करने से पहले देखो साइन स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे उन्हें तो पता है, जो बायो सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें याद रखनी है ये वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह क्या होता है यहाँ पर ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कॉइल है वो क्या करेगी, एक एंगुलर वेलोसिटी से चेंज होगी, रोटेट करेगी यानी कि। तो आइए इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा है हमारा ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा आपका डी टी, ये क्लियर, इज डिवाइडेड बाई, सबको पता है dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t कर लेता है इंटीग्रेशन इसका जीरो टू टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अब देखिए यहां से आगे,
अब यहाँ से आगे देखिए अपॉन के 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर निकलेगा तो अपॉन में तो 1/2 बाहर निकलेगा। क्लियर, इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पर देखिए dt का इंटू कर दीजिए अंदर दोनों साइड, ये dt का मल्टीप्लाई कॉस से भी हो जाएगा और dt का मल्टीप्लाई 1 से भी हो जाएगा, तो dt बन हो जाएगा dt। ठीक है, उसके बाद आपका माइनस का साइन है, dt को आपने cos 2 ओमेगा t से इंटू किया तो cos 2 ओमेगा t और ये क्या हो जाएगा dt। क्लियर, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप। 1/2। अब देखिए यहाँ पर जैसे dt का मल्टीप्लाई किया, सेम इंटीग्रेशन को भी अंदर दोनों जगह डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, इंटीग्रेशन इसके पास भी चले जाएगा dt और इंटीग्रेशन इसके पास भी चले जाएगा, क्योंकि दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गए dt dt, तो इंटीग्रेशन दोनों का करना होगा आपको। तो इंटीग्रेशन 0 to t dt एंड माइनस इंटीग्रेशन का इंटू इससे भी करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t और ये क्या आ जाएगा आपका dt, और डिवाइड में t में से आपका 0 गया तो कितना बचेगा t। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर ए फिलहाल के लिए। क्लियर, तो जो ये आपका आंसर निकला है, ये निकला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इक्वेशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इसी को तो सॉल्व किया हमने यहाँ पर तक, ये क्लियर। अब मैंने इसको क्यों इक्वेशन नंबर ए दिया है, मैं इसको इसी में भी सॉल्व कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको अलग से सॉल्व करें, इसको अलग से सॉल्व करें, ताकि आपको ईजी हो जाए आगे के लिए। ठीक है, तो आइए देखिए, सबको पता है अभी हमने कुछ देर पहले ये dt का इंटीग्रेशन सॉल्व किया, देखिए dt का इंटीग्रेशन सॉल्व किया जिसका आंसर कितना है हमारा t आया। तो यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन 0 to t dt है, सबको पता है इसका आंसर कितना आएगा आपका t आएगा। ठीक है ना, ये अभी प्रोसीजर किया आपने, इससे पहले वाले में भी किया था। अब जो ये दूसरा है इसको करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि cos का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो cos 2 ओमेगा t से पहले 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा, तो ओमेगा t का अभी बताया था आपको 1 अपॉन ओमेगा, तो 2 ओमेगा t का क्या होगा 1 अपॉन 2 ओमेगा, सिंपल सा है। क्लियर, तो आइए इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो cos 2 ओमेगा t से पहले 2 ओमेगा t का होगा, जो कि होगा आपका 1 अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर, अब होगा पूरा का पूरा cos 2 ओमेगा t का, तो पूरा cos का क्या होता है, cos का होता है sin, तो sin 2 ओमेगा हो जाएगा। क्लियर, अब ये आपका लिमिट 0 to t। क्लियर, अब dt नहीं लिख देना पीछे से, dt इंटीग्रेशन फैक्टर है, एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो dt भी पीछे से हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अप्लाई कीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो आइए 2, ये टी लिखना मत भूलना बेटा, ये साइन ओमेगा टी, यहाँ पर साइन 2 ओमेगा। अब ये टी की जगह लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आ जाएगी टी एंड माइनस डिवाइड में भी ये 2 ओमेगा भी है एंड माइनस, ये देखो इसकी जगह पर एक बार अपर लिमिट अप्लाई कर दी, अब माइनस करके इसकी जगह पर लोअर लिमिट अप्लाई कीजिए, साइन 2 ओमेगा। ठीक है ना, इनटू कितना हो जाएगा आपका 0/2 ओमेगा, ये ठीक है ना, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 आप हटा सकते हैं, तो साइन ओमेगा टी बचेगा बस, माइनस सेम 2 से 2 गया आपका, तो साइन 0 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0। क्लियर, अपॉन में अभी आपका ओमेगा बचा है, यहाँ भी आपका ओमेगा बचा है, ये ठीक है ना। इस तरीके से साइन 2 से 2 आपका गया, तो साइन ओमेगा टी बच गया, अपॉन में बच गया ओमेगा, माइनस 2 से 2 गया आपका, तो साइन ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो साइन 0/ओमेगा। अब देखिए आपको पता है, कुछ देर पहले बताया था मैंने अभी, ठीक है ना, कि ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। जिसने पहले वाले डेरिवेशन को ढंग से नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा, तो जो ओमेगा टी है उसकी जगह पर हम कितना यूज करेंगे 2 पाई का यूज करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए, यस, तो 2 पाई का यूज करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, उसकी जगह आ जाएगा 2 पाई डिवाइड में आपका ओमेगा, माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है ना, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 और ये अपॉन ओमेगा। अब आपको पता है साइन 2 पाई का मतलब होता है 360, तो साइन 360 का वैल्यू कितना होता है ऑल्सो 0, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360, लिख दे रहा हूं मैं जिनको मालूम नहीं है, 0 में ओमेगा का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0।
तो साइन 360 का वैल्यू होता है 0, 0 बाई ओमेगा माइनस 0, यानी कि कंप्लीटली कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ dt को सॉल्व किया जिसका आंसर आया t, और इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t dt को सॉल्व किया आपने जिसका आंसर आया आपका 0। तो ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन नंबर ए में, समीकरण ए को लीजिए अब यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण ए काहे की थी आपकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या निकाले थे आप, मीन वैल्यू निकाल रहे थे। क्लियर, इज इक्वल टू, तो आइए 1/2 इंटू डी टी का आंसर कितना है आपका t, माइनस इसका आंसर कितना है आपका 0, और डिवाइड में क्या है आपका t। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी में से 0 गया तो t बचेगा, और डिवाइड में कितना बचा t, t से आपका t क्या हो जाएगा कैंसिल। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू आ गया कितना आया 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आपने मीन निकाला, ये साइन आपको पता है मीन का होता है, वो कितना है आपका 1/2। तो देखो कितना सिंपल था, बस इंटीग्रेशन आपको थोड़ा याद रखना है। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक इंटीग्रेशन करना ना आ जाए तब तक आपको ये वीडियो बार बार देखना है। ठीक है, जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बायो सेक्शन के बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें। तो देखिए अब हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकाल दिया है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, जिसको कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका आई स्क्वायर मीन, यानी कि करंट के स्क्वायर का आपने क्या निकाल दिया है, मीन निकाल दिया है, माध्य निकाल दिया है। तो ये कितना है आपका आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट था इसका तो कोई मीन आएगा नहीं। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना निकाला आप लोगों ने 1/2, ये ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज किया, आई नॉट आपका कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपने सॉल्व करके अभी आंसर निकाला कितना है 1/2, तो रख दिया मैंने उसकी जगह पर। अब देखिए आई स्क्वायर मीन कंप्लीट साइकिल के लिए आप कर रहे थे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर का मीन, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, ये दो आपने निकाल दिए। क्लियर, अब तीसरी चीज बच गई है बस रूट करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तभी तो आपका आरएमएस बोलेंगे उसको। ठीक है, तो आप कहेंगे यूजिंग रूट बोथ साइड। ठीक है ना। अब हिंदी मीडियम वाले कहते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो आइए दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। तो इधर भी रूट लग जाएगा आपका, यानी कि जो आई का आपने स्क्वायर किया उसके बाद आपने जो मीन निकाला माध्य, अब इसका क्या कर देंगे रूट कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसका भी क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये /2। क्लियर, अब देखिए कितना सिंपल, अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के मीन का रूट जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल जो होता है उसी को तो कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। यानी कि अब हम इसको आईआरएमएस कह सकते हैं, ये अब हम इसको आईआरएमएस कह सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर भी कर दिया, मीन भी निकाल दिया और अब रूट कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इस चीज को अब यहाँ पर आईआरएमएस, अगर वोल्टेज के लिए कर रहे होंगे सेम करना है, बस वी रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको वीआरएमएस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सिंपल सा है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये रूट को क्या मैं दोनों साइड बांट सकता हूँ, तो देखिए मैंने दोनों को अंडर रूट डिवाइड कर दिया, ये क्लियर। अब देखो इसके रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई आर एम एस यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई नॉट इज डिवाइडेड बाय √2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है आई नॉट अपॉन √2। क्लियर, इस तरीके से अगर वोल्टेज का होता है तो वी आर एम एस, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता वी नॉट आ जाएगा और डिवाइड बाय √2, तो वोल्टेज का वी आर एम एस, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो अंडर√2 का आप वैल्यू रखेंगे। क्लियर, और अंडर√2 का वैल्यू आप 1 में डिवाइड देंगे, देखो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 0.707,
यानी कि इसी चीज को अगर मैं एक स्टेप और आगे सॉल्व करूं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या, इसको हम आई नॉट इंटू 1/√2 नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, बस √2 का वैल्यू रखेंगे 1 में डिवाइड देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर, तो कितना आता है आपका 0.0707, ठीक है ना, अंडर रूट का वैल्यू रखेंगे 1.45 और 1 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0.707 और इस साइड में क्या आ जाएगा आई नॉट, तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से वोल्टेज का वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, तो इस तरीके से निकालना, देखिए क्या टफ है इसमें, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए आई, वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए आई, तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट लीजिएगा, ठीक है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट लेने के बाद उसको बोथ साइड आपने स्क्वायर करना है इस तरीके से, जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो उसके बाद पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया स्क्वायर करने का यानी कि वर्ग करने का, अब आप निकालेंगे उसका मीन यानी कि माध्य, ठीक है ना। तो जब आई मीन आप निकालेंगे तो आप ध्यान देखेंगे कि आई नॉट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, तो इसका क्या कोई एवरेज निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकलेगा यानी कि मीन निकलेगा, तो इसी को आपने सॉल्व करना है यहाँ पर। क्लियर, सॉल्व करने का तरीका वही सिग्मा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई सिग्मा डी टी। क्लियर, अब सिग्मा आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब आपको पता है जो रूट मीन स्क्वायर निकलेगा वो आपका एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकलेगा, ऐसे पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं, आधे धनात्मक या आधे ऋणात्मक के लिए नहीं, कंप्लीट साइकिल एक पूरे चक्र के लिए निकलेगा, ठीक है। तो पूरे चक्र के लिए जो लिमिट होती है वो 0 से t होती है आपकी, इस तरीके से। क्लियर, अब यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला का यूज करना है जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। बस याद रखिएगा हमने थीटा का फॉर्मूला लगाया लेकिन थीटा यहाँ पर हमारे लिए ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी का जैसे ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे जब आगे तो डी टी का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड। क्लियर, और नीचे तो आपको पता ही इंटीग्रेशन करना आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपने dt का मल्टीप्लाई किया तो दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन को भी आपको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो dt को भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये कॉस वाले फैक्टर को भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आप चाहो तो एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से उसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने कराया। तो dt को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है t आंसर निकलना है क्योंकि यहाँ पर अभी dt को सॉल्व किया था। क्लियर, अब जब आप इस वाले पर गए तो वो बेसिकली कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। क्लियर, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ये साइन थीटा हो गया, आपको पता है कि पहले 2 ओमेगा टी का होगा जो 2 ओमेगा होगा 1/2 ओमेगा होता है। क्लियर, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करनी है लिमिट्स, तो टी की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट अप्लाई कर दी गई इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद 2 से 2 दोनों साइड से हट जाएंगे तो ओमेगा टी बाई ओमेगा बचेगा और यहाँ 0 साइन 0 बाई ओमेगा। क्लियर, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं 2 पाई, तो 2 पाई जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वहां पर तो आपको पता है 2 पाई को बोलते हैं 360, साइन 360 ऑल्सो 0। क्लियर, तो सब सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो आपने यहाँ पर ये t और ये 0 निकाला है उसको रख दीजिए वापस उसकी वैल्यू में इक्वेशन ए में, तो इसकी जगह पर आप वापस उसकी वैल्यू रख देंगे t और इसकी जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे 0। क्लियर, और आप सॉल्व कर रहे थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी के मीन को, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर 1/2 आंसर मिल जाएगा। क्लियर, जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी आप निकाल दो तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह जब आप वो वैल्यू रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने स्क्वायर और मीन दोनों कर दिया। अब जब स्क्वायर और मीन दोनों कर दिया तो अब क्या बचा रूट बचा, क्योंकि यही तो है अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के मीन का रूट, तो स्क्वायर कर लिया मीन कर लिया, अब रूट निकालेंगे तो बोथ साइड रूट का यूज करेंगे आप इस वैल्यू में। क्लियर, तो जब यहाँ पर आप रूट लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर के मीन का जो रूट होता है उसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, RMS वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर, और बाकी इधर रूट डिस्ट्रीब्यूट किया आपने पावर से, वो रूट कैंसिल हो गया, जो वैल्यू बची वो आपका RMS है, ठीक है। और इस तरीके से वोल्टेज के लिए भी होता है, ठीक है, वोल्टेज के लिए भी सेम होना है, बस V का यूज करना है आप लोग को। और अगर न्यूमेरिकली करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन भी पूछा जाता है कि अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू है उसके साथ रिलेशन बताना है, तो अल्टरनेटिंग करंट और उसके पीक के साथ जो रिलेशन होता है तो ये तो होता है IRMS इज इक्वल टू I0/√2, ठीक है ना। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका RMS और पीक वैल्यू के बीच रिलेशन, या वोल्टेज के लिए पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है या ड्राइव करने के लिए आ सकता है, तो आपको इस तरीके से यूज करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई टफ तो है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो है कि ये टॉपिक समझ में आए होंगे, इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार, अगर समझ में आता है तो जो ये वीडियोस हैं उनको आगे शेयर करिएगा ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी इन्हें देख सके, इनसे सीख सके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को
यस, लाइक जरूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम किसी चीज में, किसी टॉपिक से रिलेटेड है, कहीं पर आपको समझ नहीं आए, तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है ना। हाँ, और अगर वीडियो की विजिबिलिटी या साउंड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। यस, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। ठीक है ना। जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स आपके होंगे उनके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।